दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हमारे पास एक पोको C51 का मोबाइल डेड कंडीशन पे आया है। जहाँ से भी ये मोबाइल आया है उन्होंने मेरे पास गिफ्ट के तौर पर राम CPU और एक पावर आईसी मेरे को उन्होंने गिफ्ट दिए है। ये गिफ्ट देने का भी वजह है, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि सर इस पे इसका राम पावर आईसी रिवॉल्व हो चुका है और पावर आईसी 2 से 3 चेंज हो चुका है और मोस्टली ये मोबाइल 2 से 3 इंस्टीट्यूट घूम गया है और ये मोबाइल नहीं बना। उन्होंने मेरे पास भेजने का मकसद है ये मोबाइल तो ऐसे रिटर्न ही जाएगा, लेकिन क्यों ये रिटर्न जाएगा और क्यों ये नहीं बन पाएगा, आखिर वजह कहाँ से है जो कि ये फ़ोन नहीं बन रहा है, सारी के जगह पर रिटर्न हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो पे बनाने के लिए उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की। चलो मैं भी सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना जाए। चलो इसके ऊपर क्या सीन है जो कि ये बनने की लायक नहीं है, हम भी इसको रिटर्न कर, मैं भी इस कंडीशन पे भी फ़ोन मना कर देता हूँ कि नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया सर इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाए, क्योंकि ये काफ़ी जगह पर घुमा हुआ है और जितने भी मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनके पास भी कभी गया है, लेकिन शायद ये रिटर्न हुआ है। चलो इसके ऊपर थोड़ा सा हम आई स्कैन करेंगे, क्योंकि पोको C51 का ना ही स्कीमेटिक ना ही हार्डवेयर सोल्यूशन बोर्नियो पे इसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखो जितने भी फ़ोन हम काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करो, आईसी के बेस पे ही काम कीजिए, ना मदरबोर्ड के बेस पे काम करो। एक बिटमैप अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर बिटमैप नहीं भी हो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं। लेकिन आईसी के बेस पे जब काम करेंगे ना तो एक अलग तरह से संतुष्टि मिल सकते हैं मनों को। तो जो आईसी के बेस पे जो बंदा काम करता है वो सारी के सारी काम कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि एक्चुअली रॉ क्या है और किस तरह से काम किया जा सकता है। इसके अंदर ये बड़ा सेट भी नहीं है जो कि MT6357 CRP लगा है। CPU इस पे हमारा 6765 ही लगेगा, जो कि Redmi 9 है, सेम है। मान के चलो इसके अंदर जो BQIC बैठा है वो साउथ चिप का बैठा दिया है, लेकिन कंसेप्ट वही सेम ही रहेगा। 25 लाख का 24 लाख का हमारा साउथ चिप बैठा है, यानी कि वही BQ का कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो इसके अंदर ऐसा क्या सीन है कि उन्होंने बोले कि सर इसका पावर सेक्शन एक्टिव नहीं हो पा रहा है और सारी के सारी सेक्शन इसके अंदर ओके है, तो क्यों इसके अंदर पावर सेक्शन एक्टिव नहीं हो पा रहा है, जो कि इसका CPU राम ये सब रिवॉल्व हो चुका है, पावर आईसी वगैरह रिवॉल्व हो चुका है। तो इस कंडीशन पे हम अगर हमारे पास फ़ोन आता है तो हम पहले हमारा काम है चारों तरफ आई स्कैनिंग करना। आई स्कैनिंग मैंने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ भी हम स्किप कर देते हैं और उस टाइम से हमारा फ़ोन नहीं हो पाता है। तो एक एक तो वाटर डैमेज की केस मेरे को लग रहा है, बाद में देखेंगे वाटर डैमेज की केस है। मैं उनको भी बोल दिया था देखो ये बनने की लायक नहीं है, तुम जो कंडीशन पे मेरे पास भेजे हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। सक्सेस मिलता है या अनसक्सेस मिलता है, हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं उन सबके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि एक्चुअली क्लीनिंग क्या होता है और काम किस तरह से होना चाहिए, ये सब होना चाहिए और ट्रेसिंग किस तरह से होना चाहिए। एक्चुअली इसका इस जो सीन है मोबाइल के अंदर जो फॉल्ट है वो फॉल्ट कहाँ से है वो जानना चाहते हैं। आजकल की मार्केट में बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा दोस्तों। मैं ए- ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो यहाँ से तो ज़्यादा लंबा होगा ही होगा, क्योंकि वीडियो नीट एंड क्लीन से जब करेंगे तो ज़्यादा लंबा ही हो जाएगा। तो मैं इधर उधर बोलने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली बात पे आता हूँ। तो सीधे चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद हमारा पहला काम है इसके अंदर सप्लाई को चेक करना। जैसे कि ये मीडियाटेक की चिपसेट है, तो पहले हमारा VSS की वोल्टेज बनेगी। VSS की वोल्टेज यानी कि सिस्टम वोल्टेज बनने के बाद हम आगे कुछ जा सकते हैं। इस पे हमारा सिस्टम के वोल्टेज आ रहा है, यानी कि
जो मेन वोल्टेज है, जो पावर हेड है, वो हमारी सप्लाई आ रहा है। और बाकी ये जो कैपेसिटर पे 1.8 वोल्ट और ये सब एलडीओ की लाइन है, ये सब के पास हमारा वोल्टेज मिलना चाहिए। बक के पास भी वोल्टेज आउटपुट नहीं है, इसके पास भी वोल्टेज आउटपुट नहीं है। मान के चलो कि पावर आईसी ट्रिगर नहीं कर रहा है। एक बार पावर की का वोल्टेज को देख लेते हैं। पावर की का वोल्टेज भी सही है, तो पावर की पे वोल्टेज सही है, वीपीएस की वोल्टेज यानी कि सिस्टम की वोल्टेज आ रहा है। जितने भी बक की सर्किट है वो काम नहीं कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे वीआरटीसी आ रहा है कि नहीं। और हमारा 1.2 जो पहले वाला पावर है सीएमटी के 6357 सीआरबी पे आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं देखेंगे। अभी 1.2 आ रहा है, अभी देखेंगे। और एक 2.8 भी आ रहा है। तो ये दोनों सप्लाई चार्जर जब लगाएंगे पहले प्राइमरी पे बन जाएगा। ये भी VCTD का लाइन है, ये भी बनता है। तो इस पे कुछ सप्लाई ऐसा है जो कि पहले चार्जर लगाने पे बन जाएगा। उसके बाद जब फ़ोन स्टार्टअप होगा, यानी कि ये प्रक्रिया इसके अंदर जो सर्किट ये पावर आईसी स्टार्ट करेगा, उसके बाद सारे के सारे वोल्टेज बन जाएगा। ओनली चार्जर लगाने पे सारे के सारे वोल्टेज बनेगा, बैटरी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने देखे कि हमारा पावर एसी पे आउटपुट नहीं मिल रहा है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, हम देखेंगे इस पे सप्लाई जितने भी बक के वो सबके पास शॉर्ट वगैरह है या नहीं। आपके सामने पर है, यहाँ से जितने जितने रीडिंग आ रहा है, हमको लग रहा है कि कहीं से शॉर्टिंग वगैरह अभी तक नहीं मिला। तो वाटर डैमेज केस है, कभी शॉर्टिंग भी हो सकता है। अभी तक शॉर्टिंग नहीं मिला। तो सारी के सारी इस पे जितने भी कैपेसिटर लगे हैं, ये सब के पास तो चेक नहीं कर सकते। एक बंदे के पास पॉसिबल नहीं होता है कि सारी के सारी कैपेसिटर को टच करे। लेकिन क्या होता है कि एक आइडिया हो जाता है कि इतने एलडीओ का लाइन है, इतने के पास हम थोड़ा सा राउंडिंग करें, ताकि हमको एक आइडिया आ जाएगा कि ये लाइन पे शॉर्ट हो सकता है। तो जितने भी एलडीओ का लाइन है, वो सब एलडीओ के लाइन को हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स सेक्शन एक्टिव नहीं है और हमारा पावर सेक्शन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जैसे कि हम यहाँ से देखें कि हमारा सिस्टम की वोल्टेज बराबर मिल रहा है, वीआरटीसी मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है, और वीसीडीटी का लाइन 0.5 भी मिल रहा है। तो ऐसे सप्लाई जब कुछ मिल रहा है जो कि चार्जर लगाने पे पहले बन जाना चाहिए, और बाकी सप्लाई इस पे ब्रेक है, और जो हम चेक कर रहे हैं अब ये डायड मोड में हमको कहीं भी एक जगह पर भी सेटिंग नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, तो आपके माइंड पे पहले जाना चाहिए कि पावर सेक्शन पे ही इशू है। तो जब तक हम पावर सेक्शन को रेडी नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे, ऐसा है ना। पावर सेक्शन जब रेडी होगा तब सीपीयू राम और रम बैठाने का फायदा है, नहीं तो उस तब को बैठाने का कुछ फायदा नहीं। क्योंकि राम रम और सीपीयू वोल्टेज की दौर पर चलते हैं, वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आगे कैसे काम होगा। तो पावर एसी को ओपन करेंगे, क्योंकि पावर एसी के नीचे ही कुछ सीन है। पावर आईसी जो हमारी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, शायद इसके अंदर पर शॉर्ट है या फिर कोई लाइन ब्रेक है। तो इस कंडीशन पे हम जो फ़ोन को अभी रिपेयर करेंगे, इस कंडीशन पे हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम की वजह से इसका इतना सारा वोल्टेज बन रहा है। मतलब सिस्टम की वोल्टेज पहले पावर एसी को मिल रहा है, तो पावर एसी को जब सिस्टम की वोल्टेज मिल जाता है तो हमारी माइंड पे रहता है कि इसका वोल्टेज भी आउटपुट होगा। सिस्टम की वोल्टेज तो मिल गया, तो इससे तो कोई बड़ा वाला सीन नहीं है। तो सिस्टम की वोल्टेज जब मिलेगा तो इसका पावर एसी पे आउटपुट हो जाएगा। तो सिस्टम की वोल्टेज यहाँ से मिल चुका है। तो ऐसा क्या लाइन है जो कि इसको ना मिलने से ये वोल्टेज नहीं बनाएगा, या फिर कोई लाइन सेटिंग है। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा बिटमैप के थ्रू एक ड्रॉ लिया हूँ, मतलब एक कॉपी लिया हूँ इमेज की। और यहाँ से मैं चेक करूँगा आपका जितने भी यहाँ से प्याड है, प्याड का कम्प्लीटली वैल्यू ले लूँगा एक बार। क्योंकि प्याड की वैल्यू लेने से
एक मन को संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ सेटिंग है यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है हमारा वो पावर आईसी के अंदर पर ही प्रॉब्लम है, पावर आईसी के बाहर नहीं। क्योंकि हमारा सिस्टम की वोल्टेज पावर आईसी को मिल रहा है, पावर आईसी आउटपुट नहीं कर रहा है, या तो पावर आईसी खराब है या तो बाहर कोई सेक्शन भी अंदर से शॉर्ट है जो कि बाहर नहीं मिल रहा है। चलो इसको कम्प्लीटली हम ले लेते हैं जीआर। जीआर लेने के बाद हम फिर इसको चेक करते हैं कि एक्चुअली इस पे कहाँ से क्या सीन है, थोड़ा सा डीप में भी जा सकते हैं। तो हमने देखा कि जितने भी यहाँ से पावर एसी का इंटरनल पैड है वो सब ओके है। इस पे कुछ भी सेटिंग वगैरह हमको या फिर कोई लाइन ब्रेक वगैरह हमको अभी तक नहीं मिला। हमने इतने डीपली भी वो सबको ट्रेसिंग नहीं किया, सिर्फ जो येलो कलर का दिखा रहा है हमारा बिटमैप पे उसको दौर पर हमने देखा। ज़्यादा जूम करके नहीं देख पाए, क्योंकि ज़्यादा जूम करने से क्या होगा कि वीडियो नहीं बन पाएगा। ज़्यादा जूम जब भी होता है तो एक बड़ा लोगो हो जाता है, लोगो होने के बाद ये जो सेकंड पेज होता है हमारा माइक्रोस्कोप वो नहीं दिखाया जाएगा।
तो हम जाएंगे इसके अंदर डीप में, लेकिन अभी हम इसका ओपन करते हैं स्कीमेटिक। पोको C3 का बिटमैप स्कीमेटिक को हमने लिए है, जो कि वही सेम 6357 CRB का एक हमको आईसी मिल जाएगा, और वही सेम सीपीयू मिलेगा और पावर भी मिलेगा। तो ये जो सेक्शन है हम चेक करेंगे इसका पावर के अंदर ऐसा क्या क्या लाइन है जो कि हमारा बक सेक्शन आउटपुट होने का जिम्मेदार है। पहले आप हमने देखा कि इसका कंप्लीटली जितने भी बक के सेक्शन के पास जितने भी वीपीएस सिस्टम वोल्टेज है वो सिस्टम वोल्टेज हमारा प्राप्त हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पावर एसी को ले लिए। पावर एसी को लेने के बाद इस पे 4 पार्ट है। पार्ट 1 पार्ट सी पे हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट है, और पार्ट ए पे हमारा बक की सेक्शन है, जो कि हमने देखे थे कि इस पे पहले जब बक की सेक्शन को स्टार्ट हुआ था एक 0 ohms के रजिस्टर बैठा के एक बक एसएमपीएस की सप्लाई आ रहा था, जो कि हमने देखा था कि पोको C51 पे भी ये सही था। ये पोको C51 नहीं है दोस्तों, ये जो मॉडल मैंने ओपन कर रहा हूँ पोको C3, लेकिन कंसेप्ट भाई सेम ही रहेगा। आईसी के बेस पे काम करेंगे तो ये मसला सॉल्व हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, आगे देखा जाएगा। चलो, इसके अंदर हमने देखे कि बक की कंट्रोलर जो कि एसएमपीएस की सप्लाई की जो 0 ohms के रजिस्टर बैठा के आ रहा था वो भी सही है। जितने भी सिस्टम के वोल्टेज है यहाँ पर बराबर आ रहा है। अब हम देखेंगे एलडीओ के पास जो सप्लाई दिया जा रहा है एक सिस्टम की वोल्टेज। देखो, पहले आपको देखना है कि सिस्टम की वोल्टेज कहाँ कहाँ पर जाता है। जितने भी सिस्टम की वोल्टेज है हमने देखे कि सिस्टम की वोल्टेज बक की सेक्शन के पास, एसएमपीएस के सप्लाई के पास, और जो बाकी रह गया एलडीओ के पास और किसके पास जा रहा है वो भी देखेंगे। ये देखिए, जब चार्जर आइडेंटिफाई की या फिर चार्जर इंटरफेस के सेक्शन पे नीचे जो हम चले गए हैं, इस पे सिस्टम की सेंस के लिए एक दिया जाता है हमारा वीसेस की वोल्टेज। सेकंड और एक वीसेस की वोल्टेज रहता है क्या, बैट सेंस के लिए। अगर ये दोनों सप्लाई भी मिसिंग हो जाएगा या फिर एलडीओ का जो सेक्शन है वो भी मिसिंग हो जाएगा, तो हमारी क्या है कि इसके अंदर हमारा पूरा सर्किट पूरा नहीं होता है। उस टाइम से भी हमारा ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ये भी हो सकता है। तो अभी हम एलडीओ पे जो हमारा G14 N17 K15 का जो पिन है, एलडीओ 0, एलडीओ 1, एलडीओ 2 जो बनाता है हमारा सिस्टम की वोल्टेज। तो सिस्टम की वोल्टेज जो हमारा यहाँ से G14 N17 K7 नंबर पिन पर हमको सिस्टम की वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ से सिस्टम की वोल्टेज ये सब ये जगह पर मिलता है तो आगे और भी हमारी है M14 N9, इस तरह से जो बैट सेंस की और सिस्टम सेंस की जो दोनों लाइन पर भी हमको सिस्टम की वोल्टेज मिलना चाहिए। मैं वीडियो को इधर उधर नहीं घुमाया, इसीलिए डायरेक्टली आपको बताया कि कहाँ से इशू होने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, सिस्टम की जो वोल्टेज है वो सारी के सारी जगह पर जाना चाहिए, ना है कि एक जगह पर आपने सिस्टम की वोल्टेज चेक कर ली, दूसरे जगह पर सिस्टम की वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपका बक सेक्शन रेडी नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ से चेक करेंगे पहले हमारा जितने भी एलडीओ बनाने के लिए जो जो सप्लाई है, जो सप्लाई एलडीओ बनाने के लिए वो सब पे जीआर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है। और सेकंड वन को चेक करेंगे, इस पे भी सही है। इस पे भी सही है। तो पहले मैंने जितने भी वीपीएस आ रहा था सिस्टम की वोल्टेज, इस सबको पहले हमने जब जीआर लिए थे चेक कर लिए थे। जो इंटरनली है जो कि हमने डीप पे नहीं गए थे तो उसको हम चेक कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसके पास आ रहा है कि नहीं, ये वाला और एक पार्ट रहा, ये इस पे भी आ रहा है, सही है। तो M14 N9 को हम अभी चेक करेंगे, और एक ये वाला N9 जो कि हमारा बैटसेंस और एक हमारा
एक सिस्टम के सेंस के लिए और एक बैड सेंस के लिए, दोनों पे सिस्टम की वोल्टेज आना चाहिए। अभी ये वाला इसका नीचे रहेगा 1 2 3, इसका नीचे ग्राउंड के नीचे, ए वाला पे ग्राउंड है, तो इसका नीचे देखेंगे, इसका नीचे वाला पे हमारी रहेगा ए वाला पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ से हमने चेक किए जहाँ पर ग्राउंड आ रहा था उसके नीचे देखिए, नोटिस कीजिए, नीचे हमारा जीआर अभी नहीं आया। फिर और एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, इस लाइन पे पर्टिकुलरली हमारा जीआर आना चाहिए, जो कि ये यहाँ से बीप नहीं दे रहा है, तो ये लाइन हमारा 100% मिसिंग है। शायद जो आगे फायर हुआ है इसके वजह से ही मिसिंग हो सकता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने आपको ट्रेसिंग करके बताया कि ये लाइन पे हमारा सिस्टम की वोल्टेज का जीआर आना चाहिए, जो कि इस जगह पर सिस्टम की वोल्टेज को जीआर नहीं आ रहा है। जब इस जगह पे सिस्टम वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारे बक सर्किट ओपन हो जाएगा, यानी कि काम नहीं बनेगा। तो अब हम आगे का जो हमारी इस पे आ रहा है, तो इस पे देखिए, इस पे बी पे आ रहा है, तो इस पे बीपीएस सिस्टम के वोल्टेज पे बी पे आ रहा है, लेकिन ये जो बीप है देखो यहाँ से नहीं बन रहा है। तो हम श्योर हो गए कि ये जो लाइन है हमारा N9 का लाइन है, ये हमारा ब्रेक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से छोटी सी काम करेंगे, जो हमारा सप्लाई आ रहा है जहाँ से, वहाँ से इसके पास एक जंपर बैठाएंगे। जंपर बैठाने के बाद हमारा जो सिस्टम की वोल्टेज मिसिंग है वो सप्लाई मिलने के बाद शायद ये सर्किट पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं कि ये इसको जंपर करके ये उसके बाद पावर आईसी बैठाएंगे और चेक करेंगे कि एक्चुअली ये सप्लाई सही हो रहा है या फिर जितने भी बक सप्लाई है आउटपुट हो रहा है कि नहीं। चलो इसको हम जंपर बैठाते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन यहाँ से हमने यूज़ नहीं किए है, एसएमडी के सहायता से इसको बैठाया और इसको थोड़ी सी यूवी देके भाई सेम पावर एसी को हमने पेस्ट किए हैं। अब यहाँ से हम चेक करेंगे हमारा जितने भी सप्लाई आउटपुट होना है वो आउटपुट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो ही दोस्तों, ये एक छोटा सा तरीका है, बड़ा तरीका नहीं है। सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या लाइन होने से हमारा सिस्टम की वोल्टेज आउटपुट होगा और क्या लाइन होने से हमारा बॉक्स सर्किट आउटपुट होगा। ये सब लाइनें हमको पता होना चाहिए। जब ये सब लाइन पता होगा तभी जाकर हम एक सर्किट को काम कर सकते हैं। यहाँ से सिस्टम की वोल्टेज मिल गया। सेकंड वन चेक करेंगे। ये देखिए,
इस पे हमारा बक की सप्लाई मेरे हिसाब से बन चुका है। ये सप्लाई भी बन गया है, ये सप्लाई भी बन गया है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो पे बहुत कुछ नॉलेज मिल गया, क्योंकि बैट सेंस की या सिस्टम सेंस की एक लाइन मिसिंग हो गया, जो कि इस VPS उसको नहीं मिल रहा था। इसके वजह से हमारा सारी की सारी सप्लाई ब्रेक हो गया था। यहाँ से हमारा DRAM की सप्लाई है, ये VDD-Q यानी कि 0.6 का वोल्टेज है, और यहाँ से VDD-2 1.1 वोल्टेज की सप्लाई है। मोटा मोटी इसके अंदर सारी के सारी सप्लाई अभी आ चुका है। अब यहाँ से हमारे पास जो CPU, RAM और हमारा ROM उन्होंने गिफ्ट के तौर पर मेरे पास भेजे हैं, उनको थोड़ा सा हम पेस्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो टेक्नीशियन मेरे पास भेजे हैं वो भी देख रहे हैं। उनको मैंने बोला हूँ वीडियो संडे आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियो। आपने इतने रिक्वेस्ट किए हैं तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसा तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है आजकल वीडियो बनाने के लिए, तो काफ़ी डिले भी हो रहा है। इसलिए मेरे सारे यूट्यूबर भाई को मेरे तरफ से मैं मेरे को भी बहुत ख़राब लगता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करें, एक ऐसा लाइफ है जो कि कभी कभी बिजी बहुत हो जाते हैं, तो वीडियो अपलोड करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। तो इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद चेक करते हैं कि एक्चुअल सीन क्या है। चलो दोस्तों, अब हम टेस्टिंग के बारी आ गया। सप्लाई तो पावर सेक्शन तो हमने रेडी कर दिए थे। अब हम चेक करेंगे अचल हमको रिजल्ट क्या मिला। इसका रोम राम मर चुका है या फिर सही है, इसको देखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, फ़ोन रेडी ऑन हो गया, पहली बार पे ही ये रेडी हो गया। बैटरी का लो लोगो आ गया, यानी कि इसके अंदर बैटरी मौजूद नहीं होगा। या फिर इस पर और भी एक सीन है, अगर इस पर बैटरी एमटी का लोगो आ रहा होगा तो इसके ऊपर पे भी हम वीडियो बनाएंगे। फिर भी इसका बैटरी कनेक्टर को थोड़ा सा साफ वगैरह कर लेते हैं, गंदगी है। साफ करने के बाद हम फिर एक बार चेक करेंगे। अगर बैटरी का एमटी लोगो आता है तो हम नेक्स्ट एक वीडियो इसके ऊपर बना जाएगा। आज तो ऐसे ही 30 मिनट्स हो गया है, तो इसीलिए सेकंड ये पोको लोग आया था अभी। इस पे अंदर बैटरी पे चार्ज नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, इसको डीसी पावर सप्लाई पे एक बार ऑन करके देखते हैं कि एक्चुअली मसला क्या है। अगर डीसी पावर सप्लाई पे ऑन होता है तो सही बात है, अगर डीसी पावर सप्लाई पे ऑन नहीं होता है तो हम इस टाइम से इसको यहाँ से ही क्लोज करेंगे। और आगे हम और एक इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, बैटरी एमटी लो लोगो, जो एमटी लोगो का आता है। चलो, इस पे डीसी पे भी वही सेम सीन है, तो इतना तक ही आज हम रखेंगे। और आज की वीडियो में तो हमको बहुत कुछ नॉलेज मिल गया है। तो आगे हम मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ।